कैसे हैं आप सभी? राधे राधे सभी को। और राइट टू वोट के बारे में हमें बात करनी थी। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे बताइए कि राइट टू वोट कैसा राइट है। ये एक फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या फिर एक स्टैट्यूटरी राइट है? तो जानते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में ऊपर चर्चा करेंगे और पता लगाते हैं कि कैसा राइट है। हम इसको फंडामेंटल राइट बोले, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी राइट बोले। तो सबसे पहले इसमें हमारा जाता है आर्टिकल 19(1) है। आर्टिकल 19(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी करता है हर सिटीजन को फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। तो देखो, आर्टिकल 19(1) ही क्या कहता है? आर्टिकल 19(1) सिंपली कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। तो जब हम एक व्यक्ति जो कि अपनी वोटिंग करता है, जब वोट देने जाता है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी ये डिजायर एक्सप्रेस करता है, अपनी डिसीजन एक्सप्रेस करता है। वो किस पार्टी को एज अ लीडर देखना चाहता है, एज अ रूलिंग पार्टी देखना चाहता है, किस पार्टी के व्यक्ति को एज अ लीडर वो देखना चाहता है। तो अपनी डिजायर एक्सप्रेस करता है वो। तो हम कह सकते हैं कि राइट टू वो एक तरीके का फेसेट है ऑफ दिस फंडामेंटल राइट। दूसरा इसमें हमारा आता है आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है कि जब कभी भी अगर इलेक्शंस की बात आए, कौन कौन सा इलेक्शन है, जो हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा के इलेक्शंस है वो, या फिर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं वो, उसमें अगर इलेक्शंस की बात आएगी तो वहां पे हम किसी भी व्यक्ति को, सिवाय इसके कि वो अनसाउंड माइंड का है, क्राइम किया है उसने, करप्ट है, या इलीगल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, या फिफ्थ नॉन रेजिडेंस गैर निवासी है, इन 5 ग्राउंड के अलावा किसी भी ग्राउंड पर हम उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे टू गेट रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन एनी सच इलेक्शन। यानी कि अगर वो इंडिया का सिटीजन है और उसकी उम्र 18 साल है, तो उसको एज अ वोटर रजिस्टर्ड किया जाना उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा, किसी भी इलेक्शन में, जो कि हाउस ऑफ द पीपल का हो सकता है या फिर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो सकता है। सिर्फ 5 ग्राउंड है जिसपे उसको आप जो है रजिस्टर्ड करने से मना कर सकते हो। तो ये भी स्पेसिफिकली कहीं ये नहीं बताता कि आपको वोट देने का राइट है या नहीं है, बट सिंपली एक तरीके से कंडीशन स्पेसिफाई कर देता है कि इन ग्राउंड्स पे ही आप किसी को एज अ वोटर रजिस्टर्ड करोगे, और अगर ये ग्राउंड्स होते हैं तो आप उसको एज अ वोटर रजिस्टर्ड नहीं करोगे। सो कंडीशंस बताता है एक तरीके से। उसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड सेक्शन 62 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जो कि बात करता है that no person who is not except as otherwise provided by this act shall be disqualified, and every person who is for the time being entered in the electoral roll of any constituency shall be entitled to vote in that constituency। 62 ने क्लियरली ये कह दिया कि अगर आप जो है इलेक्टोरल रोल में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्टोरल रोल में आपका नाम रजिस्टर्ड हुआ है, जो कि रजिस्टर्ड होने का राइट देता है आर्टिकल 326, तो आप जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोट दे सकते हो। अब इसके ऊपर कुछ जजमेंट्स की बात कर लेते हैं। इस पे कोर्ट की काफी जजमेंट्स भी आई हैं, सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई करने की कोशिश करी कि ये एक हमारा फंडामेंटल राइट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा, और या फिर एक स्टेटूटरी राइट होगा। तो जैसे बात कर लेते हैं, सबसे पहली जजमेंट है हमारी ज्योति बासु एंड अदर्स वर्सेस देवी घोषाल एंड अदर्स, 1982 की जजमेंट है। इसमें क्या हुआ था? इसमें ना कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट जी, तो जो हमारी उसमें 2 जजेस की बेंच थी, जिसमें एपेक्स कोर्ट ने ये कहा था कि जो हमारा राइट टू वोट है ना, वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं होगा, इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इज सर्टेनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एपेक्स कोर्ट ने क्लियरली कह दिया था कि जो राइट टू वोट है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा अंडर आर्टिकल 326। जैसे मैंने बताया था कि जो कंडीशंस बता रहा है एक तरीके से कि आप एज अ वोटर कब रजिस्टर्ड हो सकते हो। इसके बाद एक केस आया था हमारा कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का केस था, जिसमें 5 जजेस की बेंच बैठी थी, जिसने क्लियरली ये कह दिया था कि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं होगा, बल्कि एक स्टैट्यूटरी राइट होगा। और इसी जजमेंट के अंदर ही कोर्ट ने ये भी कह दिया था कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं होगा इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वो थी जिसमें 5 जजेस की बेंच होती है, वो बैठी थी। एंड द कोर्ट इन द said case held that right to vote is neither a fundamental right nor a constitutional right but instead a simple statutory right। और इसका रीजन क्या दिया था? कोर्ट ने इसका रीजन ये दिया था कि जो हमारा आर्टिकल 19(1) है ना, और आर्टिकल 326 है, वो कहीं भी क्लियरली ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि उनको वोट देने का अधिकार है या नहीं है। ठीक है। आर्टिकल 326 जो है सिंपली कंडीशंस बता रहा है, और 19(1) एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, बट इट्स नॉट कि स्पेसिफिकली कहीं ऐसा राइट टू वोट को उसमें इंटेंगल किया गया हो। इंटेंगल नहीं किया गया।
लेकिन जो सेक्शन 62 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का, जो कि एक एक्ट है, एक स्टैट्यूट है, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये हर किसी को वोट देने का राइट है, वोट कास्ट करने का राइट है। और क्योंकि वो एक एनेक्टमेंट के थ्रू आ रहा है वो राइट, इसलिए उसको स्टैट्यूटरी राइट बोला गया था। एंड इसकी कोर्ट की, एपेक्स कोर्ट की 5 जजेस की बेंच की जजमेंट के बाद भी एक केस और आया था हमारा, राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का, जिसमें हमारे जो एपेक्स कोर्ट थे उन्होंने पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 की एक जजमेंट का रेफरेंस लिया था, जिसमें जस्टिस रेड्डी ने एक ओबिटा डिक्टा फॉर्म किया था। ओबिटा डिक्टा का मतलब होता है कोई भी ओपिनियन जो आप जजमेंट में फॉर्म करते हो, जो कि बाइंडिंग नहीं होता है, वो सिर्फ एज ए ओपिनियन की तरह काम करता है कि आप उसको एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हो, बट इट इज नॉट अ बाइंडिंग। ठीक है। इसके में क्या हुआ था, उन्होंने बोला था कि जो राइट टू वोट होगा ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जस्टिस रेड्डी थे, उन्होंने एक ओपिनियन फॉर्म करा था। ओपिनियन फॉर्म करते हुए बताया था दैट आर टू इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बट राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें पीयूसीएल वाली जजमेंट का रेफरेंस यूज किया गया था, उन्होंने इस ओबिटा डिक्टा को ओबिटा डिक्टा के तौर पे ना लेकर, बट इसको मिस्टूक करा एज अ मेजोरिटी वर्डिक्ट। उन्होंने इसको मिस्टूक करा एज अ मेजोरिटी वर्डिक्ट। उन्होंने सोचा कि मेजोरिटी वर्डिक्ट था और एक डिफरेंट कंक्लूजन निकाला कुलदीप नायर केस से अलग। कुलदीप नायर केस हमारा वही था जिसमें 5 जजेस की बेंच बैठी थी, जिन्होंने क्लियरली ये कह दिया था साफ साफ कि जो राइट टू वोट है वो ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना ही हमारा फंडामेंटल राइट है, वो सिंपली एक स्टैट्यूटरी राइट है हमारा। और राजवाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2016 के केस में सुप्रीम कोर्ट के जो था, उसने इस जजमेंट को ना ही सिर्फ इग्नोर करा, बल्कि पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाली जजमेंट का जो रेफरेंस यूज करा, उसको भी एज अ मेजोरिटी वर्डिक्ट लेके चला, जो कि एक सिर्फ ऑबिटर डिक्टा था, एक ओपिनियन था एक जजेस ने, एक जज का। और उसको उन्होंने एज अ मेजोरिटी वर्डिक्ट मिस्टूक करके एक डिफरेंट कंक्लूजन दिया कुलदीप नायर का। द कोर्ट इन राजवाला इवन फेल्ड टू डिस्कस द जजमेंट ऑफ कुलदीप नायर, वो उसकी जजमेंट का डिस्कस भी नहीं करा उन्होंने। दैट इज व्हाई द डिसीजन ऑफ दैट बेंच बिकम per incurium means bad in law for not following the judgment of a larger bench। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि जो राजवाले वाला केस था उसमें हमारी डिवीजन बेंच बैठी थी। डिवीजन बेंच होती है जिसमें दो या तीन जजेस होते हैं, वो हमारी डिवीजन बेंच होती है। और कुलदीप नायर का जो केस था उसमें 5 जजेस की बेंच बैठी थी। अब देखो जाहिर बात है कि जब कोई भी कोर्ट फैसला देती है ना, तो उसी कोर्ट के द्वारा उस फैसले को ओवरटर्न तभी किया जा सकता है अगर जिस बेंच ने फैसला दिया है उससे लार्जर बेंच उसको जो है डील करते हैं। यानी कि अगर 3 जजेस ने फैसला दिया है तो उसको ओवरटर्न करने के लिए कम से कम 5 जजेस का होना जरूरी है। हम इवन नंबर इसलिए नहीं लेके चलते ताकि अगर जब मेजोरिटी के डिसीजंस आए तो उसमें इक्वल इक्वल ना हो जाए। मान लीजिए अगर 4 जजेस बैठेंगे, दो ने फैसला दिया फेवर में, दो ने अगेंस्ट में दिया, तो वो डिसीजन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम जो है ऑड नंबर से लेकर चलते हैं। तो अगर 3 जजेस की बेंच बैठी है तो कम से कम 5 जजेस की बेंच जो है उसको ओवरटर्न करेगी। 5 जजेस ने फैसला लिया तो 7 जजेस की बेंच, इस तरीके से ही सीरीज चलती है। और राजवाला वाले केस में यही हुआ था, वहां पे डिवीजन बेंच बैठी थी और ऑलरेडी 5 जजेस की बेंच ने जो फैसला दिया हुआ है उनको वो कंसिडर करना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे एरर करा और उस फैसले को ना ही सिर्फ इग्नोर करा, बल्कि कि दूसरी जजमेंट को पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसका रेफरेंस करा, उसमें भी एक ओबिटा डिक्टा को मेजोरिटी वर्डिक्ट की तरह यूज करा, जो कि बहुत गलत था इन द आइज ऑफ लॉ। एंड दैट इज व्हाई द करंट पोजीशन ऑफ द लॉ रिमेन्स टू बी कुलदीप नायर, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये एक जो है स्टैट्यूटरी राइट होगा। रीजनिंग ये दी थी दैट राइट टू वोट इज रिकॉग्नाइज्ड बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड यूनियन कंट्रवेंशंस। और रीजनिंग में इसके अलावा मैंने आपको बता भी दिया था कि वो जो है स्टैट्यूट के थ्रू मिलता है, इसलिए कि स्टैट्यूटरी राइट कहा गया है। अब इसमें एक बात समझने वाली और ये है, एक केस और आया था हमारा, भीमराव बैजनाथ राव पाटिल वर्सेस वी के मदन मोहन राव एंड अदर्स का केस था। लेटेस्ट केस था हमारा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई एक तरफ तो आप कह रहे हो कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी जो है उसका बेसिक फीचर है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। डेमोक्रेसी इज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम जब प्रियम्बल पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक सोशल सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया इज अ सोशल सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
हम ऐसे पढ़ते हैं और उसमें डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो हमारा पता एक बेसिक फीचर बताते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। हमें पता है कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि आप बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और डेमोक्रेसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर ही है। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे जो है सबको वोट डालने का अधिकार है, यहाँ पे लोग हैं खुद से अपनी सरकार चुनते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो राइट टू वोट है उसको फंडामेंटल राइट का अधिकार नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है। अब जब डेमोक्रेसी को हम बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा कह रहे हैं, तो राइट टू वोट भी ऑटोमेटिक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होना चाहिए था, उसके फंडामेंटल राइट बताना चाहिए था। लेकिन वहां पे हम उसे ना तो फंडामेंटल राइट बताया गया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इनफैक्ट एक स्टैट्यूटरी राइट की तरह दे दिया गया है उसे। कोर्ट ने यहाँ पे काफी निराशा जताई थी और ये कहा था कि एक पैराडॉक्स ही है, यानी कि एक विरोधाभासपूर्ण लगता है कि एक तरफ हम कहते हैं कि इंडिया डेमोक्रेटिक है, वहीं दूसरी तरफ हम उनको जो है वोट देने के अधिकार को उनका फंडामेंटल राइट भी नहीं कह रहे हैं। तो ये यहाँ पे उन्होंने बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि काफी सही भी लगती है कि भाई आप अगर डेमोक्रेसी कह रहे हो तो राइट टू वोट का अधिकार तो देना ही चाहिए फंडामेंटल राइट के तौर पे, ताकि उसको रिट्स के थ्रू भी एनफोर्स किया जा सके। तो कंक्लूजन हमारा यही है। तो राइट टू वोट अगर कैसा हम पूछा जाए कि राइट टू वोट कैसा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? नहीं। फंडामेंटल राइट है? नहीं। इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट। अथॉरिटी क्या होगी? उसकी अथॉरिटी होगी सेक्शन 62 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। देखो कभी भी कोई लॉ पढ़ते हो ना आप, या कोई भी आप स्टेटमेंट देते हो, कोई भी बात कहते हो, तो आपकी बात के पीछे ना प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। मैंने काफी वीडियोस देखी है जिसमें जो है वो पढ़ाते हैं लेकिन वो अथॉरिटी नहीं देते, वो अपने नोट्स के थ्रू पढ़ाते हैं, बट एक्चुअल जो अथॉरिटी होती है वो कहाँ से ड्राइव की गई है वो नहीं बताते। और अगर आप अथॉरिटी नहीं दोगे ना अपने आंसर की, तो आपकी कही हुई बात सिर्फ एक ओपिनियन बन के रह जाएगी, वो एक बाइंडिंग प्रेसिडेंस की तरह नहीं हो सकती। जैसे हम जजमेंट्स के लिए बात करते हैं कि वो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग प्रेसिडेंस का काम करती है, उसी तरीके से अगर आपकी बात भी अगर आप कहें कि वो बाइंडिंग हो, तो उसके लिए पीछे अथॉरिटी होनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब भी पढ़ो अथॉरिटी के साथ आंसर दो, और जेन्युइन सोर्स से पढ़ो, ऐसे ही नहीं कि किसी के भी नोट्स देख लिया, कहीं से भी कुछ भी पढ़ लिया। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो प्रॉपर अथॉरिटी के साथ उठा के एक जजमेंट से आपको दिखाता हूँ प्रॉपर, किस जैसे में कहाँ पे क्या बताया गया है, ओरिजिनल सोर्स से वो निकालता हूँ, और बेयरक्स के थ्रू ही आपको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ से आप ये श्योर कर सकते हो कि आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो सही होगा, उसमें कुछ भी ऐसा कुछ मिक्सचर नहीं डाला जाएगा अपने उठा के जैसे लोग डाल देते हैं। खैर, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिए, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।